Hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel Shan Education. Friends, today's topic is geography and today we are discussing about green revolution. फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इंडियन एग्रीकल्चर पर एक वीडियो अपलोड किए। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हो, वो भी आप वीडियो देख सकते हो। साथ ही साथ मैं डेली मोटिवेशनल कोट भी अपलोड करता हूँ, वो भी वीडियो आप देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ग्रीन रिवॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आप डेली न्यूज़ देखते हो, पढ़ाई करते हो, तो आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन ये टर्म सुना ही होगा या पढ़ा ही होगा। तो आज देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन की डिसएडवांटेज क्या है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में यूज़ करता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिफर टू एज द प्रोसेस ऑफ increasing agriculture production by incorporating modern tools and technique. Modern tools and techniques like tractors, high yield variety seeds, irrigation facility, pesticides and fertilizer. ये हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का फर्स्ट टर्म किसने यूज़ किया, उसका फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है इंडिया में या वर्ल्ड में। तो फर्स्ट टर्म जो ग्रीन रिवॉल्यूशन यूज किए उनका नाम है विलियम गॉड, और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग, वो यूएस के साइंटिस्ट है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया का इंडिपेंडेंस 1947 में हुआ। 1947 टू 1967 तक गवर्नमेंट लार्जली कॉन्सेंट्रेशन ऑन एक्सपेंडिंग द फार्मिंग एरिया, बट जो हमारा पॉपुलेशन है वो ग्रोइंग एट मच फास्टर रेट देन फूड प्रोडक्शन। जो एग्रीकल्चर जो फूड प्रोडक्शन हो रहा था उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा था। तो लोगों को फीड करने के लिए हमारे पास फूड नहीं था। उस हंगर से लोग मर रहे थे, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। तो गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवॉल्यूशन अप्लाई किया। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव था लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो पहला ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को फूड फीड करे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या था, एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन करना, मतलब हाई यील्ड वैरायटी सीड यूज़ करके, पेस्टिसाइड, केमिकल, फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर। तो इससे एग्रीकल्चर में फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, क्रॉप यील्ड हो जाएगी, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रूरल डेवलपमेंट होगा। तो जो ट्रैक्टर लगेगा, पेस्टिसाइड लगेगा, फर्टिलाइज़र लगेगा, वो कहाँ से मिलेगा, इंडस्ट्री से। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्रीज हो जाएगा, लाइक रोड एंड टेलीकम्युनिकेशन का भी डेवलपमेंट होगा और रॉ मटेरियल का भी। इन सभी में काम करने के लिए लोग चाहिए, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कहाँ, एग्रीकल्चर में भी मिलेगा और इंडस्ट्रियल एरिया में भी मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज साइंटिफिक स्टडीज, producing stronger plant which could withstand extreme climate and disease. Friends, next point is basic elements of the green revolution. Expansion of the farming area. The green revolution provided assistance in this quantitative expansion of farmlands. मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन ने हेल्प किया ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंड है इंडिया का वो एग्रीकल्चरल के अंडर आ जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप का यील्ड हम कर सकें। नेक्स्ट बेसिक एलिमेंट इज डबल क्रॉपिंग सिस्टम। ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो मेन प्राइमरी फीचर था तो यही था कि डबल क्रॉपिंग सिस्टम। इससे पहले एक साल में सिर्फ एक ही क्रॉप लाते थे खरीफ सीजन में, क्योंकि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है ज़्यादा से ज़्यादा मानसून पर डिपेंड है। वो मानसून सिर्फ 3 और 4 मंथ के लिए होता है। लोगों को एक साल में 2 या 2 से ऊपर क्रॉप लाने के लिए वाटर की डिफिशियंसी रहती है। लेकिन जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तब गवर्नमेंट ने नए नए इरिगेशन प्रोजेक्ट लाए, लाइक डैम कंस्ट्रक्शन, कैनल प्रोजेक्ट, तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मिलने लगा और इरिगेशन सिस्टम भी डेवलप होने लगे, लाइक स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। तो लोग एक साल में 2 या उससे ज़्यादा क्रॉप लेने लगे। नेक्स्ट फीचर इज यूजिंग सीड्स विथ इम्प्रूव्ड जेनेटिक्स। यूजिंग सीड्स विथ सुपेरियर जेनेटिक्स वॉज द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ज़्यादा से ज़्यादा हम साइंटिफिक और जेनेटिक्स सीड्स यूज करेंगे तो यील्ड ज़्यादा हो जाएगी, यील्ड ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड सिक्योरिटी मिल जाएगी। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इन द रिवॉल्यूशन। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ
इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉप है? वो है व्हीट, राइस, जवार, बाजरा और मेज। उसका डेवलप किसने किया? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जो पूसा में है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ हो उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं और निगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो हम अब देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। पहला पॉइंट है ट्रिमेंडस इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। जब 1947 से 1967 तक ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले लोगों को फूड नहीं मिल रहा था खाने के लिए, लेकिन जब ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ 1967 में तो 130 मिलियन टन का ज़्यादा फूड प्रोडक्शन हो गया। ये है पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट। सेकेंड इम्पैक्ट है रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। जब हम हमारे कंट्री में खुद फूड प्रोडक्शन करने लगे तो दूसरों कंट्री से फूड लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो हम सेल्फ सफिशिएंट बन गए फूड प्रोडक्शन में। ये हुआ सेकेंड बेनिफिट। थर्ड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज बेनिफिट्स टू द फार्मर। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको? फार्मर को, क्योंकि जो हाई वैरायटी सीड यूज़ करने लगे तो उससे क्रॉप यील्ड बढ़ गई, तो लोग फार्मर का जो इनकम था वो भी इम्प्रूव हो गया और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी इम्प्रूव हो गए। जो फार्मर का जो लैंड है वो 10 हेक्टेयर है, उससे ज़्यादा उनको ज़्यादा बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट बेनिफिट इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें क्या यूज़ करते थे फार्मर्स? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लाइक व्हीट और बाजरा का, और उसके साथ केमिकल्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर्स, स्प्रिंकलर, स्प्रेज। तो वो कहाँ प्रोड्यूस करेंगे ये सभी चीज़ें? इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी इंक्रीज होने लगा। ये हुआ फोर्थ बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब फिफ्थ पॉइंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट। जब एग्रीकल्चर में एक साल में 2 या उससे क्रॉप लेने लगे तो लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलने लगे। उसके साथ जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होने लगा तो लोगों को इंडस्ट्रियल में भी एम्प्लॉयमेंट भी मिलने लगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। ये हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का फिफ्थ बेनिफिट। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। पहला इम्पैक्ट था नॉन फूड्स ग्रेन लेफ्ट आउट। ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो क्रॉप्स यूज किए थे वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन कौन से थे? व्हीट, राइस, मेज, बाजरा और जवार, जो फूड ग्रेन्स थे। लेकिन जो नॉन फूड ग्रेन्स थे वो लेफ्ट आउट किए, लाइक कॉटन, जूट, टी, शुगर केन। अब हम देखते हैं सेकेंड निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, लिमिटेड कवरेज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स थी वो कौन कौन से क्रॉप में यूज किया? व्हीट, राइस, जवार, मेज और बाजरा में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट निगेटिव इम्पैक्ट इज रीजनल डिस्पैरिटीज। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो लार्जली कौन से स्टेट में कॉन्सेंट्रेशन था? लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी जो नॉर्दर्न इंडिया में आते, और जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वो साउदर्न इंडिया में आते। लेकिन जो मोस्टली स्टेट थे ईस्टर्न स्टेट लाइक आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और एरिड और सेमी एरिड ऑफ वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, उस एरिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, तो इसके लिए रीजनल डिस्पैरिटीज इंक्रीज होने लगे। नेक्स्ट निगेटिव पॉइंट इज एक्सेसिव यूसेज ऑफ केमिकल। ग्रीन रिवॉल्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स और पेस्टिसाइड यूज होने लगा, तो इसका जो हार्म है एनवायरमेंट पर वो इंक्रीज होने लगा और सॉइल पोल्यूशन भी इंक्रीज हो गए। नेक्स्ट निगेटिव पॉइंट इज वाटर कंजप्शन। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में सीड्स यूज करते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, उनको ज़्यादा वाटर लगते हैं तो वाटर कंजप्शन ज़्यादा बढ़ने लगा। पंजाब इज़ अ मेजर व्हीट और राइस कल्टिवेटिंग एरिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं, इसलिए जो ग्राउंड वाटर है उनका डिप्लेशन होने लगा है। नेक्स्ट निगेटिव इम्पैक्ट इज इम्पैक्ट ऑन सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में है सबसे ज़्यादा फार्मर व्हीट और राइस एक ही क्रॉप लेते हैं बाद रिपीटेड, तो इसके लिए क्या होता है, जो सॉइल है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, उनकी फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। फ्रेंड्स, अब तक मैंने आपको बता दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, किसने इंट्रोड्यूस किया है और उसका मेन मोटो क्या है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, निगेटिव इम्पैक्ट क्या है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। ग्रीन रिवॉल्यूशन से सबसे बेनिफिट जो है हमारे कंट्री को वो है फूड सफिशिएंट। लोगों को अब फूड मिलने लगे, दूसरों कंट्री पर अब फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सेकेंड कंक्लूजन। ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनली कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ? वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। अभी हम ग्रीन रिवॉल्यूशन को दूसरों एरिया में भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, लाइक ईस्टर्न यूपी, आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल, एरिड और सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया। तो हम क्या कर सके, ग्रीन रिवॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म इनटू एवरग्रीन रिवॉल्यूशन।
थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।